रखा है। अब मैं आपको वन बाय वन इस क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा कि इसका आंसर क्या है और कैसे हम लोगों ने इसको पिछले क्लास में पढ़ा था। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहला क्वेश्चन, बहुत बेसिक क्वेश्चन जहां से हमारा चैप्टर शुरू हुआ था। आपको याद होगा सबसे पहले हम लोगों ने बेसिक टर्म्स पढ़ा था, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े थे अपने टॉपिक पर, जो हमारा यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रो करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए वर्ड यूज हो रहा है, मैग्नेटिक मैग्नेट के लिए यूज हो रहा है, और इंडक्शन का मतलब इंड्यूस होना यानी प्रोड्यूस होना। तो पहला क्वेश्चन इस हेडिंग से ही रिलेटेड है। जो हेडिंग हमने पढ़ा उससे ही क्वेश्चन पूछा गया। कब पूछा गया? वो रेड इंक से बोर्ड में डिनोट किया गया है आपकी सुविधा के लिए। ब्लैक से मैंने क्वेश्चन को लिखा है और रेड से किस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया वो डिनोट किया गया है। 2010 में, 2010 में यह क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सिंपल सा क्वेश्चन, 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन। डेफिनेशन बिल्कुल आसान है। मैं बोल रहा हूँ, अपना पूरा ध्यान, पूरा कंसंट्रेशन वीडियो पर। आशा है आप अपना ईयरफोन लगा चुके होंगे, पूरा बात ध्यान से सुन रहे हैं। वीडियो को आज स्किप बिल्कुल नहीं करना है, एक एक क्वेश्चंस को धीरे धीरे समझते जाना है। क्वेश्चन हो गया, अब आंसर सुनिए। द फिनोमिना इन विच मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस and EMF is induced is known as electromagnetic induction। हिंदी में, एक ऐसी घटना जिसमें किसी कॉइल से जुड़ा हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स जो चेंज होता है, वो कॉइल में जब चेंज होता है तो उस कॉइल में EMF इंड्यूस होता है, और इसी घटना को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आपके नोट्स में है, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, स्टेट फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो फिनोमिना थी उसके बारे में हमें फैराडे नाम के साइंटिस्ट ने बताया, और उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था जिसके बारे में मैंने वीडियो में बता चुका है। पिछले बार में हम लोगों ने डिस्कस किया है, सीखा है। फैराडे का क्या एक्सपेरिमेंट था? उन्होंने एक कॉइल लिया और एक मैग्नेट का मोशन, आपको याद होगा इस तरह का फिगर था। ये कॉइल था और यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर अटैच किया गया था, और यहाँ पर एक मैग्नेट है, नॉर्थ साउथ, इसके 2 पोल हैं। इस मैग्नेट को जब कॉइल के नज़दीक लाया गया तो देखा गया मैग्नेटिक फ्लक्स जो इससे जुड़ा हुआ था वो बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, और कॉइल में EMF इंड्यूस हो गया। यही एक्सपेरिमेंट फैराडे के द्वारा किया गया था, और एक्सपेरिमेंट के पश्चात उन्होंने जो लॉ दिया वही क्वेश्चन आपसे पूछा गया, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब जरा गौर कीजिए, ये क्वेश्चन कितनी दफ़ा पूछा गया है? 2007 में, 8 में, 9 में, 11 में, 13 में, 16 में और 2019 में, जस्ट 1 साल पहले ये बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है जो पूछा जा चुका है। तो आप देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी कितनी ज़्यादा है। इसका मतलब ये क्वेश्चन कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने नोट्स में आपको लिखाया है, वीडियो में भी समझाया है। फैराडे के 3 लॉ थे। पहला लॉ, मैग्नेटिक फ्लक्स जब किसी कॉइल से अटैच होता है और वो फ्लक्स जब चेंज होता है तो EMF जनरेट होता है। दूसरा, मैग्नेटिक फ्लक्स तब तक चेंज होता रहता है, तभी तक EMF इंड्यूस होता है। जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना बंद होता है, EMF इंड्यूस होना भी बंद हो जाता है। थर्ड, ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है फाई, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। EMF जो इंड्यूस होता है E, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट चेंज ऑफ फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के। ये मैंने बताया था। और यहाँ हम लोगों ने कांस्टेंट K लगाया था, K का वैल्यू 1 था। तो जब K का वैल्यू 1 हो जाएगा तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा E = dφ/dt।
रेट चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, नोट करते जाइए, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज लेंज लॉ? सो दैट, दिखाइए, लेंज लॉ इज इन अकॉर्डेंस, लेंज लॉ जो है किसके अनुसार है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक क्वेश्चन नंबर 2 की तरह क्वेश्चन नंबर 3 की फ्रीक्वेंसी पर अगर आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा। ये क्वेश्चंस भी बहुत बार पूछा जा चुका है, 2006 में, 9 में, 10 में, 12 में और 2015 में भी, यानी ये क्वेश्चन बहुत बार जैक में आया है, आगे आने की भी संभावना है। अब आते हैं लेंज। ये तो फैराडे लॉ था। इसके बाद लेंज नाम के साइंटिस्ट आए, उन्होंने बताया कि जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है इसकी डायरेक्शन किधर होगी। तो लेंज लॉ जो हमें बताता है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। लेंज लॉ हमें क्या बताता है? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। और डायरेक्शन किधर होती है? डायरेक्शन उधर होती है। लेंज लॉ के अनुसार ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ उसी का अपोज करता है जिसके कारण ये इंड्यूस हो रहा है। तो लेंज लॉ किसका कारण इंड्यूस होता है? या तो ईएमएफ जो है किसके कारण इंड्यूस होगा? या तो मैग्नेट के मोशन के कारण, पहला, और दूसरा जब किसी कॉइल में करंट फ्लो करता है उसके कारण। तो हम देख रहे हैं हमारे पास 2 काउस है, एक तो मैग्नेट का मोशन, दूसरा करंट फ्लोइंग इन द कॉइल। तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है इन्हीं का विरोध करता है। और लेंज ने हमारे जो फैराडे के लॉ था उसमें एक माइनस साइन को इंट्रोड्यूस किया, और ये माइनस साइन हमें क्या बताता है कि ईएमएफ उसी का विरोध करता है जिसके कारण वो इंड्यूस हुआ। ठीक है बच्चों, नोट कर रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन? 2 घटनाएं जिसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा किया है, सेल्फ इंडक्शन पहला और दूसरा है म्यूचुअल इंडक्शन। देख रहे हैं सेल्फ और म्यूचुअल। सेल्फ इंडक्शन में क्या था? एक इस तरह का कॉइल था और इससे करंट पास कर रहा आई। इस कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब पास करेंगी मैग्नेटिक फील्ड होने के कारण, तो ये हो जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स। और जब इस करंट का मैग्नीट्यूड घटता बढ़ता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होता है, जिसके कारण इस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होता है। और वो ईएमएफ का डायरेक्शन किधर होगा? अभी मैंने बताया लेंज लॉ के अकॉर्डिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ उसी का अपोज करेगा जिसके कारण वो इंड्यूस हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझिए। यहाँ जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो उसी का अपोज करेगा जिसके कारण वो इंड्यूस हुआ है। तो किसके कारण हो रहा है? आप देख रहे हैं करंट के कारण हो रहा है। इस घटना को बोला जाता है सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन एक कॉइल में करंट बहने के कारण जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसी घटना को कहा जाता है। ठीक है, आगे दूसरा पूछा गया म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन का फिगर आपको जरा सा याद होगा, तो इस तरह का था। उसमें 2 कॉइल थे हमारे पास, एक और ये दूसरा ठीक उसके बगल में था। आप इसको नोट्स में देख सकते हैं, पीडीएफ वाले नोट्स में जो कॉलेज के द्वारा प्रोवाइड किया गया है, हम लोगों ने दिया है, उसमें आप देख सकते हैं। ये फिगर है, इसमें बैटरी से कनेक्शन किया गया है, एक स्विच है और इसमें एक गैल्वेनोमीटर को लगाया गया है। जब इसमें करंट पास करता है इस कॉइल में, ये हो गया प्राइमरी, ये हो गया सेकेंडरी, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो लिंक्ड हो जाएंगे सेकेंडरी कॉइल से। करंट पास कर रहा है प्राइमरी में, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड हो रहा है सेकेंडरी से। अब जब प्राइमरी कॉइल से करंट का मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो उसका प्रभाव सेकेंडरी कॉइल में पड़ेगा और ईएमएफ इसमें जनरेट होगा, इसमें सेकेंडरी कॉइल में, ना कि प्राइमरी कॉइल में। इसी घटना को हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, और इसका डेरिवेशन आपके नोट्स में है, आप आराम देख सकते हैं। इस क्वेश्चन को भी बहुत बार पूछा गया है, 2009 में, 2013 में। आने वाले वर्षों में भी इस क्वेश्चन के पूछने की बहुत संभावना है, तो आप अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लें, तैयार कर लें। आगे बढ़ते हैं 5th नंबर क्वेश्चन, स्टेट फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखिए यही क्वेश्चन सेकेंड
सेकंड नंबर और 5 नंबर दोनों क्वेश्चन एक ही है, लेकिन 5 नंबर में एक क्वेश्चन का टेल पार्ट भी है, सेकंड पार्ट जिसको हम लोग बोलते हैं। क्या है? डिराइव एक्सप्रेशन फॉर द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन ए कॉइल रोटेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये जो डेरिवेशन है ये ठीक आज से पहले वाले लेक्चर में यानी कल वाले लेक्चर में मैंने दिया है, और इसको मैंने कहा था ये है रोटेशनल ईएमएफ, रोटेशनल ईएमएफ, ठीक है। E और इसका फार्मूला आया था 1/2 L² ओमेगा, और यहाँ पर B भी था, B से मल्टीप्लाई होता 1/2 BL² ओमेगा। यही डेरिवेशन फाइंड करना है। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। आप भी इस तरह से नोट करते जाइए, वीडियो को पॉज करके देखिए, जहाँ आपको नोट करना है नोट कीजिए। 3 मार्क्स क्वेश्चन 2 साल पूछा गया, 2014 में और 2017 में। इसका डेरिवेशन आपके नोट्स में अवेलेबल है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सॉलिनॉइड कैरिंग करंट। ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि 3 मार्क्स में पूछा गया था, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, और इसका डेरिवेशन मैंने आपको बताया था ठीक इसी तरह से इसका फिगर था। ये डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सॉलिनॉइड, यही लॉन्ग सॉलिनॉइड है। एक करंट कैरिंग कॉइल को हम लोग बोल सकते हैं लॉन्ग सॉलिनॉइड। करंट पास कर रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड हो गया, करंट का मैग्नीट्यूड चेंज हुआ, ईएमएफ भी चेंज हो गया। अब सेल्फ इंडक्टेंस का जो था वो फॉर्मूला था L, सेल्फ इंडक्टेंस कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, और इसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस L। और इसका जो फॉर्मूला हम लोग को प्राप्त किए थे वो था μ0 N² × I। इस तरह का डेरिवेशन हम लोग फाइंड कर चुके हैं, ये आपके नोट्स में दिया गया है। तो ये 3 मार्क्स का है, इसको आप लोग कम से कम 2-3 बार लिखें तो आपको ये डेरिवेशन समझ में आ जाएगा। आप एग्जामिनेशन में इसको आराम से लिख सकते हैं, बस ज़रूरत है इसको रिवाइज करने की, बार बार देखने की। चलिए आगे देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज ईडी करंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप चाहें तो इसमें VVI भी लिख सकते हैं, ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जामिनर जो क्वेश्चन सेट करते हैं उनका ये पसंदीदा क्वेश्चन है, बार बार ही क्वेश्चन पूछा जाता है। 2009 में, 11 में और 19 में, 3 साल, लास्ट ईयर 2020 अभी चल रहा है, पिछले साल के फाइनल एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। और ये ईडी करंट मैं बता चुका हूँ। ईडी का मतलब याद होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो पर देख रहे हैं, बहुत व्यूज़ आते हैं वीडियोस पर, तो ये समझ में आ रहा है कि स्टूडेंट्स को वीडियोस पसंद आ रहे हैं, वो लाइक कर रहे हैं और फिजिक्स को दिन पर दिन सीखते जा रहे हैं, अपने कोर्स में आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये आपके लाइक्स, आपके कमेंट हमें ये सबूत देते हैं कि आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं। ईडी करंट बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैंने बताया था। ईडी का मतलब होता है भंवर। जैसे कोई शांत पानी है, मान लीजिए तालाब का पानी है या कुआं का पानी है, उसमें हम लोग एक पत्थर मारते हैं तो आपको याद होगा इस तरह की गोल गोल धाराएं बनती हैं, इस तरह की गोल गोल धाराएं बनती हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग ईडी। और जब एक मेटल सरफेस पर, इस तरह का मेटल सरफेस है और इसमें वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया, तो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड जब अप्लाई किया गया तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स इससे अटैच होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स जैसे चेंज होगा यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा तो करंट इंड्यूस होगा, और वो जो करंट इंड्यूस होता है उसका नेचर सर्कुलेटिंग होता है, सर्कुलेटिंग नेचर का ये करंट डेवलप होता है, और इसी सर्कुलेटिंग नेचर के करंट को बोला जाता है ईडी करंट। ठीक है, फिर से सुनिए, जब किसी मेटल सरफेस में वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस होता है और करंट भी इंड्यूस होता है। तो जो करंट इंड्यूस होता है कैसा देखा गया, कैसा पाया गया,
वो पाया गया सर्कुलेटिंग नेचर का, उसी को बोलते हैं ईडी करंट। आगे क्वेश्चन पूछा गया, गिव 2 एप्लीकेशंस ऑफ इट। एप्लीकेशन का मतलब होता है यूज, इसके 2 यूज बताइए। मैंने कॉपी में आपको 4 यूज लिखा है, आप 2 पूछा गया तो आपके लिए बहुत आसान है। पहला यूज इंडक्शन फर्नेस में, फर्नेस का मतलब होता है चूल्हा, इंडक्शन चूल्हा आप देखते हैं घरों में इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा स्पीडोमीटर में, व्हीकल्स गाड़ी के में स्पीडोमीटर में ईडी करंट्स का यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक ब्रेक्स, ट्रेन में जो ब्रेक्स लगते हैं वो ईडी करंट्स के एप्लीकेशंस का एक एग्जांपल है, ईडी करंट का यूज होता है वहाँ पे। इस तरह से और भी यूज है, आप देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों ने इसको टिक लगा लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। डिफाइन कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस और कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। बहुत ही इजी क्वेश्चन, इसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पर चर्चा किया है। क्वेश्चन नंबर 4 वही क्वेश्चन दोबारा घुमाकर पूछा गया। यहाँ पर घटना के बारे में पूछा गया कि फिनोमिना क्या है, और यहाँ पर पूछा गया कोफिशिएंट क्या है। तो आपको मैं बता दूँ, सेल्फ इंडक्टेंस यानी कि कैपिटल L और म्यूचुअल इंडक्टेंस यानी कि कैपिटल M, और इन दोनों का यूनिट और डायमेंशन सेम होता है। आपको याद होगा यूनिट है हेनरी। सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों का यूनिट सेम होता है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और है, मैंने बताया था जो फ्लक्स होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I पर होता है। ये बेसिक फार्मूला है, इसी पर दोनों कोफिशिएंट का हम लोग फाइंड करते हैं। तो इसको जब हटाने के लिए एक कांस्टेंट देना पड़ेगा, तो पहली बार अगर हम कांस्टेंट देते हैं तो वो बनता है Li, और दूसरी बार अगर हम कांस्टेंट देंगे तो वो बनेगा 5Mi। अब यही जो L आपको दिख रहा है और M जो दिख रहा है, यही है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस और कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। दोनों का फॉर्मूला को लिखकर दोनों का डेफिनेशन लिखना था। बहुत सिंपल क्वेश्चन, 2 मार्क्स का। बस क्वेश्चन लिख दिया, मार्क्स आपके पास आ गए। और अब वीडियो के सबसे लास्ट में सबसे इजी क्वेश्चन, इतना इजी कि ये आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करेगा। मैंने क्वेश्चन पूछा और अगले सेकंड आपके मुंह से आंसर आया। देखिए ध्यान से, नेम द फिजिकल क्वांटिटी हुज SI यूनिट इज वेबर। कब पूछा गया? 2009 में पूछा गया। वेबर किस फिजिकल क्वांटिटी का SI यूनिट है? जल्दी सोचिए, बस 2 सेकंड का टाइम आपके पास है। ठीक, जो बच्चों सोच रहे हैं, जिन बच्चों ने सोचा है वेबर मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट है, वो बिल्कुल सही है, बधाई हो उनको, वो लोग सीख चुके हैं, उनके माइंड में पूरा कंसेप्ट बैठ गया है। मैग्नेटिक फ्लक्स, जी हाँ, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई को डिनोट करते हैं। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, और इसी का SI यूनिट है वेबर। SI यूनिट है वेबर, और इसको हम कैपिटल में WB लिखते हैं इस तरह से। तो ये सारे क्वेश्चंस आप देख रहे हैं। मैं वीडियो के लास्ट में जो क्वेश्चन मैंने लिखा था उसका एक इमेज आपके लिए प्रोवाइड करूंगा। आप उस इमेज को सेव कर लीजिए और उसको अपने कॉपी में, फेयर कॉपी में अच्छे से सारा नोट कर लीजिए। सारा क्वेश्चंस आपके सामने, सारे आंसर्स भी आपके सामने। इस तरह से ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमारा चैप्टर था वो फिनिश हो चुका है। कल के लेक्चर में हम लोग इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, जो क्वेश्चंस पिछले साल आ चुके हैं और जिनके आने की संभावना है। सारे टॉपिक्स के फॉर्मूला को कवर करते हुए कल हम लोग न्यूमेरिकल्स को कंप्लीट करेंगे। आशा है वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो को ज़रूर देखिए, बार बार देखिए, क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिए। अंत में आपको देखने के लिए बहुत धन्यवाद। बी सेफ, बी होम, अपने घरों में रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।